डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के हिसाब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर चला होता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर गरीब लोगों को सामान्य तौर पे न्याय नहीं मिल पाता है, यह स्थिति नहीं हुई होती। सवर्ण जात का भी कोई व्यक्ति है, कोई नौजवान, कोई छात्र है, पढ़ने में चाहे जितनी प्रतिभा उसके अंदर हो, अगर वह गरीब घर से आता है, कोई पहुंच पैरवी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वह भी चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएं, तो उसके लिए भी दरवाजा पूरे तौर पे बंद है। क्योंकि सामने के दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज की बहाली बैक डोर से होती है। किसी को पता भी नहीं होता है कि कैसे कब बहाली हो रही है, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए जो नियम है उसमें रास्ता जो बंद है गरीबों के लिए, वो रास्ता खुले। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस संविधान को दिया, जो दस्तावेज हमको दिया, या इस दस्तावेज में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, अगर उसका भी ठीक ठाक ढंग से पालन हो गया होता तो आज समाज कहाँ से कहाँ चला गया होता। जो यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम मित्रों और मीडिया के बंधुओं, आज हम सब लोग अंबेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से अंबेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक परिपाटी है कि जो भी महापुरुष हमारे बीच के हुए, उनको हम पुण्यतिथि के दिन या जयंती के अवसर पे याद करते हैं। उसी परिपाटी का निर्वहन करते हुए आज अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ बिहार की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हम सब लोगों को मौका दिया अंबेडकर साहब को याद करने के लिए। उनको याद करने का क्या अभिप्राय है? उनको याद हम इसलिए करते हैं कि उनका जो योगदान हमारे देश के प्रति, दुनिया के प्रति, समाज के प्रति रहा है, उसको हम याद करते हुए उससे प्रेरणा ग्रहण करें। और वाकई डॉक्टर अंबेडकर साहब का पूरा जीवन काल जिस तरह से संघर्ष में गुजरा, और उस संघर्ष को करते हुए कभी उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरा व्यक्ति होता तो शायद उस संघर्ष के दौर में ही मैदान छोड़कर अलग हो जाता। क्योंकि कितनी डॉक्टर अंबेडकर जिस परिवार से आते थे और जो सामाजिक स्थिति थी, उस स्थिति में, उस कठिन परिस्थिति में भी कोई अगर उनके साथ खड़ा हुआ नहीं होता तो विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति नहीं बनती। लेकिन कहा जाता है कि जब आदमी कोशिश करता है तो रास्ता निकल ही जाता है। तो उन्होंने कोशिश की, रास्ता निकला और विदेश जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इससे हम लोगों को इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि काम कठिन भी हो और अगर हम निकल पड़े तो निश्चित रूप से मदद करने वाले लोग मिल ही जाते हैं, रास्ता निकल ही जाता है। तो रास्ता निकला और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, देश दुनिया को देखा और देश दुनिया के हिसाब से जो कुछ समझ पाए उस समझ के आधार पर समाज के निर्माण की कोशिश उन्होंने बाद के दिनों में निरंतर की। उनका तो मंत्र ही था, यहाँ बोलते हुए कई लोगों ने कहा भी होगा, शिक्षित बनो, संघर्ष कर, संगठित हो, संघर्ष करो। मतलब जो चाहते थे समाज जिस रूप में निर्मित हो, उस रूप में समाज के निर्माण के लिए सबसे जो पहली आवश्यकता उन्होंने महसूस की, जिसको मंत्र के रूप में रखा, शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता था। और यह बात उसी वक्त सच सिर्फ नहीं थी, आज भी यह बात सच है। किसी का भी विकास मुकम्मल तब तक नहीं हो सकता जब तक वह व्यक्ति शिक्षित नहीं हो। तो शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। उस वक्त उन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस की थी
और आज भी हम जब इस व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, शिक्षा की स्थिति पर, खासकर जो गरीब लोग हैं, तो आज भी शिक्षा का मुकम्मल इंतजाम नहीं हो पाया है। यह हम सब लोगों के लिए सोच का विषय है। एक तरह से कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, जिनके ऊपर जवाबदेही लोग देते रहे हैं शिक्षा में सुधार के लिए, उन लोगों ने दूसरे कार्यों में रुचि ली, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए था नहीं हो पाया। तो आज हम सब लोगों को इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा में सुधार के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, इस बात पर सबसे पहली नज़र हमारी होनी चाहिए, सबसे पहला ध्यान हमारा होना चाहिए। हम लोग पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहें, इस बात का संकल्प हम सब लोग लें। यहाँ से डॉक्टर अंबेडकर ने जिस संविधान को दिया, जो दस्तावेज हमको दिया, या इस दस्तावेज में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, अगर उसका भी ठीक ठाक ढंग से पालन हो गया होता तो आज समाज कहाँ से कहाँ चला गया होता। लेकिन उसमें भी बहुत सारी बातें जो उस वक्त लिख दी गई वहीं तक सीमित है, उसको कार्य रूप देने की कोशिश नहीं हुई है। और उसमें सबसे बड़ा है गरीबों को न्याय कैसे मिले, गरीबों को न्याय मिले, इस बात का जब हम ध्यान करते हैं तो न्यायपालिका की ओर हमारा ध्यान जाता है। और न्यायपालिका, कहीं कुछ इनजस्टिस हो, किसी के साथ कुछ अन्याय हो, तो आदमी न्यायपालिका में जाता है, कोर्ट जाता है। अब नीचे के कोर्ट से कुछ अगर न्याय मिलता भी है, फिर अपील उसके खिलाफ लोग करते हैं, और अंतिम रूप से बात हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के हिसाब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर चला होता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर गरीब लोगों को सामान्य तौर पे न्याय नहीं मिल पाता है, यह स्थिति नहीं हुई होती। और यह स्थिति इसलिए है कि डॉक्टर अंबेडकर जिसके उत्थान की बात करते थे, उस बीच से आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर लोग नहीं जा रहे हैं। उनके लिए जज बनने का दरवाज़ा बिल्कुल बंद है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, ओबीसी हों, या यहाँ तक जो जजों की बहाली की प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हम दलित की बात, महादलित की बात, पिछड़ा अति पिछड़ा की बात क्या करें, सवर्ण जात का भी कोई व्यक्ति है, कोई नौजवान, कोई छात्र है, पढ़ने में चाहे जितनी प्रतिभा उसके अंदर हो, अगर वह गरीब घर से आता है, कोई पहुंच पैरवी नहीं है उसके पास, पैसा नहीं है, तो वह भी चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएं, तो उसके लिए भी दरवाज़ा पूरे तौर पे बंद है। क्योंकि सामने के दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज की बहाली बैक डोर से होती है। किसी को पता भी नहीं होता है कि कैसे कब बहाली हो रही है, कौन किसने आवेदन दिया नहीं दिया, किसी को पता नहीं। जिसका सिलेक्शन होता है उसका सिलेक्शन क्यों उसी का हुआ, यह पूछने का अधिकार, सूचना का जो अधिकार मिला है हम लोगों को, देश के नागरिकों को, उसके तहत भी कोई पूछ नहीं सकता है कि अमुक व्यक्ति जज कैसे बन गया। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो लोग पहले से जज बने हुए हैं, जब कोई पूछने वाला है ही नहीं और पूछने के लिए चारों तरफ से मनाही है, तो स्वाभाविक रूप से मानव की जो कमजोरी होती है, उस कमजोरी के कारण जो पहले से जज बने हुए हैं उनको मौका मिल जाता है। अब उनके परिवार का कोई व्यक्ति या उनका सगा संबंधी या उनकी जात का कोई, उसको जज बना देते हैं लोग। बाकी किसी को जज का बनने के लिए आवेदन देने का भी कोई अवसर नहीं है। यही व्यवस्था है, और यह व्यवस्था हम समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के खिलाफ व्यवस्था है, देश के लोकतंत्र के खिलाफ व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कहाँ से गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। तो आज की तारीख में हम सब लोग तो पहले से इस बात के लिए संकल्पित रहे ही हैं कि
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए जो नियम है उसमें जो रास्ता जो बंद है गरीबों के लिए वो रास्ता खुले। हम सब लोगों को फिर से संकल्पित होना चाहिए। इस बात पर हम लोगों को ध्यान निश्चित रूप से देना चाहिए। और इसमें हम लोगों ने कभी यह नहीं कहा है और आज भी हम यह नहीं कहते हैं कि आप सीधे आरक्षण देकर या किसी तरह से जो मेरिट वाला नहीं है, दलित है तो उसको जज बना दीजिए, कोई पिछड़ा है तो उसको जज बना दीजिए। हम कभी ऐसा नहीं चाहते। हमारी तो मान्यता रही, हमारी मांग रही है, हम तो कहते रहे और आज भी उस मांग को दोहराते हैं कि जिस तरह से एसपी कलेक्टर की बहाली होती है, एसपी कलेक्टर की बहाली के लिए विज्ञापन निकलता है, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और जो लोग भी उसका पात्र होता है उसमें आवेदन करता है, खुली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठता है, जो पास करता है वह आईएएस आईपीएस हो जाता है, किसी जात किसी धर्म, गरीब घर का बच्चा हो अमीर घर का बच्चा हो। यही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बहाली के लिए भी होनी चाहिए। वहाँ भी खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। उस प्रतियोगिता परीक्षा में जो बैठेगा, पास करेगा, वह जज बन जाएगा। और हमको तो खुशी हुई अभी 2-3 दिन पहले यह बात देखकर। यह बात बरसों बरस से हम लोग उठा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति जी ने ठीक यही बात कही जो हम लोग पहले से कहते रहे। उन्होंने भी कहा कि उच्चतम न्यायपालिका में जजों की बहाली के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आईएएस आईपीएस की तरह क्यों न हो। उन्होंने भी यही बात कही है। हम समझते हैं कि बात जब वहां तक पहुंची है तो देर सवेर न्याय जरूर मिलेगा और ऐसी व्यवस्था होगी जो हम लोग चाहते हैं। लेकिन जब तक वह व्यवस्था नहीं होती है मुकम्मल तौर पे, तब तक हम लोगों का अभियान किसी न किसी रूप में जारी रखना चाहिए। यह बात आप सब लोगों से भी हम आग्रह करते हैं। और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नौजवानों से जो पार्टी के साथी हैं, अधिकांशतः तो इस प्रकोष्ठ में नौजवान लोग ही हैं, सब लोगों से मेरा आग्रह है कि इसको इशू मुद्दा आप हर मंच पर बनाइए और जो कुछ भी इसके लिए कर सकते हैं कीजिए। तो यही आप सब लोगों से आग्रह करना था। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार डॉक्टर अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।